हेलो पीपल, व्हाट्सअप। तो भाई लोग, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं पिछले 3 दिनों में क्या क्या हुआ है देश में ऑन द बेसिस ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर। बेसिकली हम क्या करते हैं, हम द हिंदू को एनालाइज करते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आप चाहे लॉ एंट्रेंस दे रहे हो, चाहे आप कोई भी अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो जिसमें कि देयर इज अ हाई चांस कि करंट अफेयर्स पूछा जाता है, वो सारी की सारी न्यूज़ सिर्फ और सिर्फ जो कि रेलेवेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब द हिंदू अगर आप न्यूज़पेपर कायदे से फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक पढ़ते हैं तो उसमें 1.25 से 2 घंटे, इनफैक्ट शुरू में तो मैंने फर्स्ट टाइम जब द हिंदू पढ़ा था व्हेन आई वाज 17-18 ईयर्स ओल्ड, उस टाइम पे मुझे पहले दिन न्यूज़पेपर पढ़ने में 4 घंटा लगा था, नॉट इवन किडिंग, 4 घंटे टू फिनिश अ न्यूज़पेपर। अब अगर हर दिन का अपन 4 घंटे या आपने बेस्ट टॉप रीडिंग स्पीड ले भी आई तो भी 1.5 घंटे 2 घंटे मान के चलो सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो फिर कहाँ से चल पाएगा, है ना, किस तरीके से हमारा हो पाएगा। तो इसलिए इसी प्रोसेस को आसान बनाने के लिए, इसी प्रोसेस को बहुत ज़्यादा आराम से ताकि ये हो जाए, ये बनाने के लिए वी हैव कम अप विथ दिस सोल्यूशन फॉर यू, जो कि बाई वीकली सेशंस हैं। बाई वीकली सेशंस में आप हफ्ते में 2 बार ये द हिंदू की न्यूज़पेपर की एनालिसिस देख लेंगे तो आपके पूरे हफ्ते का द हिंदू न्यूज़पेपर कवर हो जाएगा। ओके पीपल, चलो शुरू करते हैं 4 तारीख के न्यूज़पेपर से। अच्छा, पिछले कुछ दिनों में आपने मोस्टली पॉलिटिकल न्यूज़ ही देखी होगी क्योंकि लोकसभा इलेक्शंस जोरों शोरों से चल रहे थे। पहले तो पोलिंग हो रही थी, वोटिंग हो रही थी, उसके बाद एग्जिट पोल्स के रिजल्ट्स आए और उसके बाद फाइनली काउंटिंग होके रिजल्ट्स आए। तो पिछले एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा, आई थिंक 1 महीने से आपको मोस्टली पॉलिटिकल न्यूज़ ही दिखती थी। पॉलिटिकल न्यूज़ वाइल आपकी नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके जीके के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके जीके में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ज़्यादा से ज़्यादा आपको पूछा जा सकता है कि भाई किसी स्टेट के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं, वो कौन बने हैं, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल स्टैटिक जीके की तरह। आपको पॉलिटिक्स में घुस के जो बात होती है ना कि कंगना रनौत की क्या कंट्रोवर्सी हुई एंड ऑल दीज थिंग्स, ये कंट्रोवर्शियल चीज़ें जनरली एग्जामिनर्स बिल्कुल इस चीज़ में हाथ भी नहीं लगाते हैं फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो उन चीज़ों को हम थोड़ा स्किप करते हुए चलेंगे। इसलिए जो 5 तारीख का न्यूज़पेपर है जिसमें मोस्टली सारी की सारी खबरें यही भरी पड़ी हैं कि भाई 4 को क्या हुआ, कैसे हुआ, ऑल दैट, वो न्यूज़पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हम उठा के करते हुए चलेंगे। ओके चलो, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। या तो स्टार्टिंग विथ 4th of June 2024, सबसे पहले तो यहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है या सबसे पहले इंपॉर्टेंट है भाई लोग कि बैंगलोर में 133 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है इन जून इटसेल्फ। जून जो कि जस्ट स्टार्टिंग होता है मॉनसून का, उस टाइम पर ही पिछले 133 ईयर्स का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 111.11 मिलीमीटर की बारिश हुई है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इस खबर को जानकारी डिटेल में पढ़ते हैं। The heavy rainfall of 111.1 millimeter that Bangalore received on Sunday was the highest recorded in June. 133 year old, जैसे कि मैंने बोला, रिकॉर्ड तोड़ते हुए ये बारिश हुई है। इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसका आकलन करके ये फिगर रिलीज किया था। बैंगलोर की बारिश ब्रेक्स 133 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड विद द हाइएस्ट रेनफॉल इन अ सिंगल डे इन जून। एक दिन में बाढ़ में ग्रस्त हो चुका था पूरा का पूरा शहर। इससे बहुत बड़ा सवाल या क्वेश्चन उठता है ऑन द सिविक बॉडी ऑफ बैंगलोर ऑल्सो, जिनका ये कहना था कि हम मॉनसून के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। प्रिपेयर्ड मतलब क्या होता है कि बेसिकली सिटी के अंदर वाटर लॉगिंग नहीं होगी। यहीं पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये भी आती है जो आप अगेन द हिंदू में काफ़ी बार पढ़ चुके होंगे, सुन चुके होंगे, इज़ अर्बन प्लानिंग। जो आजकल की सिटीज़ हैं, अर्बन सिटीज़ हैं खासतौर पे, बिल्कुल अनप्लैन्ड वे में बनी हुई है और अब इस चीज़ का नतीजा हमको निकल के सामने आ रहा है। जब ऊट पटांग तरीके से मॉनसून सामने आ रहा है बिकॉज ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज एंड ऑल, तब हमको समझ में आ रहा है कि भाई सीवेज बनाने की जगह ही नहीं है। जहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी इतनी ज़्यादा है,
एक और अर्बन हीट आइलैंड के बारे में हमने लास्ट क्लास में ही डिस्कस किया था, जिसके वजह से ये बताया जा रहा था कि इतनी ज़्यादा गर्मी खास तौर पे अर्बन सिटीज़, शहरों में क्यों पड़ रही है, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर जैसे सिटीज़ में क्यों पड़ रही है, बिकॉज एक फिनोमेना क्रिएट हो रहा है जिसको बोला जाता है अर्बन हीट आइलैंड। ये जो अर्बन हीट आइलैंड है ना, जिसके बारे में यहाँ पे अभी बात हुई थी पिछले लेक्चर में हमारे, ये अर्बन हीट आइलैंड इज नथिंग बट कॉन्क्रीट बिल्डिंग, टारमैक रोड्स के वजह से जो हीट ट्रैप हो जाती है वहीं की वहीं रह जाती है, रिलीज नहीं हो पाती है, बिल्कुल डेंस ग्रीन फॉरेस्ट कवरेज नहीं है, ये अनप्लान्ड दिखाता है सिटी का होना। तो ये जितना ज्यादा गर्मियों में अफेक्ट करता है उतना ही ज्यादा अनप्लान्ड सिटी का बुरा असर पड़ता है ड्यूरिंग मॉनसून, क्योंकि पानी को रिलीज होने की जगह नहीं है। कायदे से जो लो लाइंग एरियाज होते हैं, मतलब सिटी की आप किसी भी शहर का टेरेन देखें, आप टोपोग्राफी देखें, तो कुछ ऊपर के एरियाज होते हैं, कुछ लो लाइंग एरियाज होते हैं, ऐसे हिल्स एंड वैलीज होती है सिटीज में, है ना। कायदे से जो वैलीज होती है, लो लाइंग एरियाज होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहने चाहिए, वहाँ पे बिल्डिंग्स या बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स नहीं होने चाहिए, क्योंकि बारिश होती है ना तो पानी हिल्स पे से तो बह के वहीं नीचे जमा होता है, और अगर वहाँ लोग रह रहे हैं तो उनके घरों में, उनके मोहल्लों में, उनकी सोसाइटीज़ में पूरा बाढ़ आ जाती है। बट आप देखेंगे ऐसा कोई प्लानिंग प्रॉपर की नहीं गई है। इनफैक्ट लो लाइंग एरियाज में भी उतनी ही पॉपुलेशन डेंसिटी है जितनी की नॉर्मल हाई लाइंग एरियाज में। दिस शोज द अनप्लान्ड वे जिसमें अर्बन सिटीज़ हमारी इंडिया की बसी हुई है, और उसी का नतीजा ये सब हमको आज देखने को मिल रहा है, ठीक है। द डाउनपोर, जो बारिश हुई थी, लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड रेज्ड क्वेश्चंस ओवर द सिविक बॉडीज क्लेम। म्यूनिसिपैलिटी ने जो क्लेम किया था दैट बैंगलोर इज फुली प्रिपेयर्ड फॉर द मॉनसून। पहले ही बारिश में, जून अभी शुरू ही हुआ है, पहले ही ऐसी बारिश में पूरा धरा का धरा रह गया सारे के सारे क्लेम्स और सारी की सारी प्लानिंग्स। अकॉर्डिंग टू IMD, इंडियन मीटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स, एवरेज जून रेन फॉल इन बैंगलोर कायदे से वैसे 74 मिलीमीटर तक होती थी एवरेज, और अभी जून के शुरुआत में ही 111 भी क्रॉस कर चुकी है। एंड फॉर बेंगलुरु सिटी इट वाज 110.3 मिलीमीटर्स। द प्रीवियस रिकॉर्ड जिसको तोड़ा है, 133 ईयर ओल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, इसके पहले वाला रिकॉर्ड 101.6 मिलीमीटर का था, जो 1891 में दर्ज किया गया था। अगेन जून में ही 1891 में, अकॉर्डिंग टू अ पोस्ट ऑन एक्स बाय बैंगलोर वेदर, ऐसा क्लेम किया गया है। पुराने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स निकाले गए, 1891 में पहले इतनी ज़्यादा बारिश हुई थी, उसके बाद सीधा 133 ईयर्स के बाद अब हुई है बैंगलोर में। मतलब मॉनसून स्टार्ट हुआ और जून में ही रिकॉर्ड तोड़ बारिश हो गई है, और सिविक बॉडी के जो क्लेम्स थे कि वी आर प्रिपेयर्ड फॉर मॉनसून, वो शुरू में ही पूरे के पूरे रद्द हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी चीफ कौन है, एस सोमनाथ, आपसे ये कुछ स्टैटिक के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। इसरो ने डेवलप किया है एक नया सॉफ्टवेयर जिसका नाम है प्रवाह, और यही गगनयान के लिए भी यूज कर रहे हैं। चलिए देखते हैं ये प्रवाह है क्या। इसरो ने डेवलप किया है एक कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स सॉफ्टवेयर जिसका नाम है पैरेलल RANS सॉल्वर फॉर एरोस्पेस व्हीकल एरोथर्मोडायनेमिक एनालिसिस। आपको इसका फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म पता होना जरूरी है। कई बार सिर्फ आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रवाह का फुल फॉर्म क्या है, जिसको न्यूली इसरो ने डेवलप किया है। ये सॉफ्टवेयर करता क्या है, क्यों डेवलप किया गया था, सबसे पहले देखते हैं डेवलप कहाँ हुआ था। इट वॉज डेवलप्ड इन इसरोज विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इट कैन स्टिम्युलेट एक्सटर्नल एंड इंटरनल फ्लोज ऑन लॉन्च व्हीकल। वो कई बार एक्सटर्नल इंटरनल फ्लोज जो होते हैं उनको रेगुलेट करने की जरूरत पड़ती है, जो मैन्युअली किया जाता है, बट अब ये सॉफ्टवेयर कर पाएगा। विंग्ड एंड नॉन विंग्ड री एंट्री व्हीकल्स, ये सारा का सारा जो सिम्युलेशन एक क्रिएट करते हैं, टेस्टिंग वगैरह और इन सब में काफी ज्यादा काम आता है वो, ये सब अब ये सॉफ्टवेयर कर पाएगा। अकॉर्डिंग टू इसरो, इनिशियल एरोडायनेमिक डिजाइन स्टडीज फॉर लॉन्च व्हीकल डिमांड इवैल्यूएशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस। एनी एरोस्पेस व्हीकल, मतलब आसमान में जाने वाला, भारी शब्द भी यूज कर दो तो बोला एरोस्पेस। एनी एरोस्पेस व्हीकल वाइल मूविंग थ्रू अर्थ्स एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग लॉन्च और री एंट्री इज सब्जेक्टेड टू सिवियर एरोडायनेमिक एंड एरोथर्मल लोड्स। जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहे होते हैं, बाहर से आते टाइम, स्पेस से आते टाइम, या अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर भी निकल रहे होते हैं, तो बहुत सिवियर एरोडायनेमिक और एरोथर्मल लोड उनको फील होता है इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर एंड हीट फ्लक्स, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द एयर फ्लो अराउंड एयरक्राफ्ट,
रॉकेट बॉडीज और क्रू मॉड्यूल ड्यूरिंग अर्थ री एंट्री। ये तीनों को एक साथ मिला के 3 मेजर चीजें होती है जिनको साथ में फिगर आउट करके और सारे फ्लूइड्स को एडजस्ट करना होता है, ठीक है। जब री एंट्री भी कर रहे होते हैं और जब एग्जिट भी कर रहे होते हैं ड्यूरिंग अर्थ री एंट्री इज एसेंशियल टू डिजाइन द शेप, स्ट्रक्चर एंड थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम। मतलब रॉकेट बेसिकली जो बना रहे होता है ना, उनको डिजाइन करने के लिए ही सबसे पहले तो आपको, अगर अर्थ में कोई स्पेस क्राफ्ट री एंटर कर रहा है तो आपको समझना पड़ेगा कितना हीट फ्लक्स होता है, टेम्परेचर चेंज कितना होता है, ये सारी की सारी चीजें, कितना प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर भी एकदम से बढ़ता है, सब कुछ समझना पड़ेगा और उसके हिसाब से डिजाइन किया जाता है। द अनस्टडी पार्ट ऑफ एरोडायनेमिक्स कॉन्ट्रीब्यूट्स, बहुत ज्यादा अनस्टडी होता है, वो कंट्रीब्यूट करता है टू सीरियस फ्लो इश्यूज अराउंड सच रॉकेट बॉडीज एंड क्रिएट सिग्निफिकेंट अकोस्टिक नॉइज ड्यूरिंग द मिशन। नॉइज जो एक बहुत ज्यादा क्रिएट होता है जो कि अनबेरेबल हो जाता है, वो सब इन चीजों के अनस्टेबल होने की वजह से होता है, ठीक है। फिर CFD एक ऐसी चीज होती है, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स इज वन सच टूल जिसको यूज किया जाता है इन सारी चीजों को पहले से ही प्रिडिक्ट करके उसके अकॉर्डिंग डिजाइन बनाने के लिए। और ये CFD को प्रिडिक्ट करके सही फिगर, सही कैलकुलेशंस निकालने का काम करेगा प्रवाह, ठीक है। प्रवाह हैज बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द गगनयान प्रोग्राम फॉर एरोडायनेमिक एनालिसिस ऑफ ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल्स, दैट इज HLVM-3, क्रू एस्केप सिस्टम एंड CM। अब धीरे करके काफी ज्यादा बात चल रही है कि प्रवाह को गगनयान के लिए भी यूज किया जाएगा, ओके, एंड दैट इज द एंटायर पॉइंट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं। ये काफी बड़ी न्यूज आई थी कि पहले ब्रह्मोस, हमारी जो सुपरसोनिक मिसाइल है, उसके डेवलपर, द इंजीनियर हु वाज अ मेंबर ऑफ द टीम जिन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल, उस कंपनी में थे वो जिन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल की पूरी डिजाइन की थी, उनको लाइफ टाइम कारावास, आजीवन कारावास जिसको हम बोलते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली है और उसी के साथ साथ 3000 रुपए फाइन भी, एंड इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट नहीं, रिगरस इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये ब्रह्मोस मिसाइल के इम्पॉर्टेंट जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन होती है जो नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, वो ISI को रिलीज किए थे। ये प्रूव हो चुका है। इंटर सर्विस इंटेलिजेंस जो कि पाकिस्तान की होती है इंटेलिजेंस एजेंसी, उसको उनको ये इन्फॉर्मेशन रिलीज की थी। इनका नाम है निशांत अग्रवाल और इनको सजा दी गई है नागपुर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अभी ये सजा सुनाई है, तो देयर इज अ वेरी हाई चांस कि इसकी अपील आगे जाएगी, कई साल लग जाएंगे फाइनल होते हुए शायद सजा, बट फिलहाल के लिए निशांत अग्रवाल को लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई है। एंड ही वाज द इंजीनियर बिहाइंड बिल्डिंग ऑफ आवर वेरी ओन ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल। ब्रह्मोस इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाई थी। ब्रह्मोस नाम ही उस तरीके से रखा गया है कि हमारा नाम ब्रह्मपुत्र रिवर और रशिया की एक रिवर है, दोनों का नाम एक्सक्यूज मी जोड़कर या मिलाकर ये नाम रखा गया था, विच इज ब्रह्मोस, ओके। इनको किस एक्ट के अंडर सजा दी है? वो एक्ट काफी ज्यादा पुराना है, बहुत ही कम आपको सुनने में आएगा, बट उसका नाम है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। उसके अंडर फाइन भी दिया गया है ऑफ 3000 रुपीज। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है सेंटर को, सेंटर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, कि यमुना बोर्ड मीटिंग एक होल्ड करिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि दिल्ली की वाटर क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और आसपास के एरियाज को भी ये अफेक्ट कर रही है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि भाई एक इमरजेंसी मीटिंग होल्ड करने की ज़रूरत है ऑफ इट्स अपर यमुना रिवर बोर्ड विथ कौन कौन से स्टेट्स को मिलके, दिल्ली, हरियाणा एंड हिमाचल प्रदेश। वाटर स्कार्सिटी, पानी की जो कमी हो रही है नेशनल कैपिटल में, और जो पानी और जो तापमान, टेम्परेचर्स इतने ज़्यादा स्काई रॉकेट हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उसकी चिंता से डील करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालना यहाँ पर ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, सेंटर के बिहाफ पे यहाँ पे अपीयर किए थे ऑफकोर्स सॉलिसिटर जनरल हमारे तुषार मेहता। सेंटर एंड हरियाणा गवर्नमेंट के बिहाफ पर उन्होंने ऐसा बोला कि 50% पानी जो दिल्ली में जाता है वो एक बहुत बड़ी तस्करी चल रही है जिसको बोला जाता है टैंकर माफिया। 50% पानी टैंकर माफियाज को ही बेच दिया जाता है या उनके पास चला जाता है। तो मान लीजिए अगर 100 लीटर पानी दिल्ली आता है, उसमें से सिर्फ 48.6 लीटर
48.65 लीटर्स रेसिडेंट्स लोगों तक पहुंच पाता है, बाकी का 52.35 लीटर कहाँ जा रहा है? तो इसमें उन्होंने अलेज किया है, उन्होंने ऐसे अक्यूज किया है कि ये जा रहा है टैंकर, वो जो बड़े बड़े टैंकर नहीं आते पानी की कमी हो जाती है तो उनके माफिया के पास, ताकि पैसे देकर सोसाइटीज पानी मंगाए एंड दे वांट टू अर्न प्रॉफिट एंड अर्न मनी थ्रू दैट, ऐसा अलेज किया गया है, जिसपे साफ साफ मना किया है दिल्ली की गवर्नमेंट ने। दिल्ली की साइड से अपीयर किए हैं हमारे सीनियर एडवोकेट AM सिंघवी, और उन्होंने इन फिगर्स को, ये जो उन्होंने परसेंटेज बताया, इनको काउंटर करते हुए बोला है कि भाई ये एलिगेशंस कंप्लीटली बेसलेस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वी जस्ट वांटेड द वाटर लेवल एट द बैरेज ऑफ वजीराबाद टू बी मेंटेन्ड, वी आर द कैपिटल, द हीट इज इन ऑल टाइम हाई, देयर इज अ माइग्रेशन इनटू द कैपिटल। उन्होंने बहुत सारी और प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हुए बोला कि पानी की कमी या स्कार्सिटी इस कारण से हो रही है, और ये जो बाकी के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि टैंकर माफिया हैं, मेजॉरिटी पानी उनको चला जाता है, ये सारी की सारी चीजें, ये एलिगेशंस कंप्लीट अटर बकवास है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, अभी तक फॉरेस्ट फायर्स हम डिस्कस करते आ रहे थे आपके अरुणाचल प्रदेश की, अब यहाँ पे बात हो रही है हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़े लेवल पे फॉरेस्ट फायर्स लगी हुई है, और जिसकी वजह से अगर ऑफिशियल फिगर्स की माने तो कुछ 1318 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट लैंड डिस्ट्रॉय हो चुका है इस आग में। हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका ये कहना है कि मोस्टली ये फॉरेस्ट फायर जो लगी है नेचुरल कॉजेस के वजह से लगी है, क्योंकि एक बहुत ही लंबा ड्राई स्पेल आया था, मतलब इस बार गर्मियां भी ऐसी पड़ी जिससे ह्यूमिडिटी पूरी ही खत्म हो गई थी, बिल्कुल भी ह्यूमिडिटी नहीं थी। और आग कैसे लगती है जंगलों में? आग लगने के लिए आपको बस मात्र ऑक्सीजन की जरूरत है और कोई ऐसे लकड़ी आपस में घिस जाए तो फ्रिक्शन, ये दो चीजों से आप चिंगारी पकड़ लेती है और आग लग जाती है। फिर लकड़ियां और पेड़ तो भर भर के है ही, और गर्मियों के टाइम तो सूखे हुए पेड़ भी होते हैं जो बहुत जल्दी आग पकड़ते हैं, तो जंगलों में इसी तरीके से अक्सर आग लगती है। हालांकि अकॉर्डिंग टू अगेन रिपोर्ट्स, मैक्सिमम फायर्स ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से होती है, और ह्यूमन एक्टिविटीज छोटी से छोटी कि किसी ने वहां कैंप फायर के पास सिगरेट पी और सिगरेट जली फेंक दी, अब वहां सूखी घास है, उसने आग पकड़ ली, आग बढ़ती गई, पूरे पूरे जंगल जल गए। ज्यादातर फॉरेस्ट फायर्स जो होती हैं वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से ही होती हैं, बट यहां पर उनका ऐसा कहना है कि दिस वाज मोस्ट प्रोबेबली बिकॉज ऑफ नेचुरल कॉजेस, और द मेन कॉज वॉज अ प्रोलॉन्ग्ड समर एंड ड्राई समर। उसका उन्होंने बोला है कि फॉर द टाइम बीइंग सोल्यूशन ये है कि वेस्टर्न मॉनसून हम जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो वर्ड यूज किया जा रहा है इज मोस्टली वेस्टर्न मॉनसून, तो वेस्टर्न मॉनसून को हम जल्दी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जल्दी आएगा, और उससे जो बारिश रेनफॉल थोड़ा जल्दी एक्सपेक्टेड है, उससे ये फॉरेस्ट फायर्स विल बी डाउस्ड, मतलब सोल्यूशन इनका हो जाएगा। बट सेकेंड एक और चीज जिसके बारे में उन्होंने बात की है, जो चीफ मिनिस्टर है सुखविंदर सिंह सुक्खू, उन्होंने ये बोला है कि भाई हमको बहुत इंपॉर्टेंट है एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालना इस चीज़ का, क्योंकि हर साल क्लाइमेट चेंज हो ही रहा है, टेम्परेचर्स बढ़ ही रहे, तो ये प्रॉब्लम हर साल आने ही वाली है। तो वी नीड टू लुक फॉर एंड फाइंड अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन फॉर दिस, और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के तौर पर उन्होंने बात की कि डाइवर्सिफाई करना है कॉनिफर प्लांट्स regions with specific plant species to help retain moisture and reduce number of forest fire outbreaks। ठीक है, तो कॉनिफर प्लांट्स एक तरीके के प्लांट्स होते हैं, वो जल्दी आग नहीं पकड़ते हैं, उनमें मॉइस्चर इनटेक बहुत ज़्यादा होता है, तो आप ऐसे इमेजिन करो गीली लकड़ी में आप आग लगाने का ट्राई करोगे तो वो नहीं पकड़ेगी। तो इस तरीके के प्लांटेशंस अगर बढ़ाए जाते हैं तो ये फॉरेस्ट फायर्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल में लाया जा सकता है। ठीक है, सो दैट वाज द इंटायर पॉइंट। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़, FSSAI जो काफ़ी ज़्यादा हमारी अब फाइनली एक्टिव हो चुकी है, उन्होंने सारे के सारे जूस कंपनीज को ऐसा बोला है, डिस्क्लेमर दिया है, डायरेक्टिव इशू किया है, मैंडेट करते हुए, मतलब कंपलसरी है, ऐसा नहीं है कि कोई करेगा कोई नहीं करेगा, कंपलसरी किया है उन्होंने सारे फूड बिजनेस ऑपरेटर्स, क्या कि कोई भी क्लेम ऑफ 100% फ्रूट जूस, आप कहीं भी जाओगे, आप ग्रोसरी खरीदने या कहीं भी किसी भी मार्केट जाते हो, आप उठाते हो वहाँ से डब्बा, आप उस पर क्या देखते हो कि 100% फ्रूट जूस लिखा हुआ है। 100% फ्रूट जूस मतलब इस डब्बे के अंदर, इस बॉटल के अंदर जो जूस है उसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स कुछ भी नहीं है, इट इज़ 100% नेचुरल फ्रूट जूस, विच इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि वो 2 दिन के अंदर ही खराब हो जाएगा, आप चाहे फ्रिज में रखो चाहे कहीं भी रखो, उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है।
जबकि आप ये बाकी के जूस आप खरीदते हो, इनकी कोई शेल्फ लाइफ नहीं होती, मतलब बहुत लंबी शेल्फ लाइफ होती है, महीनों चल सकते हैं ये। तो ऑब्वियस है कि 100% नेचुरल तो है नहीं, आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। तो इसलिए FSSAI ने ये डायरेक्टिव इशू करते हुए बोला है कि भाई जो भी ऐसे लोग हैं, आप अपने लेबल में से इस क्लेम को 100% ओरिजिनल फ्रूट जूस आप इसको हटाएंगे, एंड इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी जूस सेलिंग कंपनी। ओके, अच्छा, यहां पे एक और बात आ रही है, नासा का बहुत फेमस टेलीस्कोप, अक्सर दूर दूर जो भी चीजें पकड़ी जाती हैं, पाई जाती हैं, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल यही होता है, विच इज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, JWST, जो कि नासा का है। तो नासा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हैज स्पॉटेड अर्लीएस्ट नोन गैलेक्सी, मतलब दुनिया में जब यूनिवर्स बना उसमें अर्लीएस्ट नोन गैलेक्सी, इंसान के नॉलेज में जो सबसे पहली गैलेक्सी बनी होगी उसको स्पॉट किया है। बहुत पुरानी गैलेक्सी है ये, वन दैट इज सरप्राइजिंगली ब्राइट, अभी भी ब्राइट है ये, मतलब स्टार्स आर अलाइव देयर एंड बिग कंसिडरिंग इट फॉर्म ड्यूरिंग द यूनिवर्स इन्फेंसी। यूनिवर्स के भी स्टेजेस होते हैं, उनको भी डिवाइड किया गया है फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो यूनिवर्स की इन्फेंसी की जो बात हो रही है, मतलब यूनिवर्स जब बना ही था, पैदा ही हुआ था, तब ये गैलेक्सी भी बनी गई थी। इट एग्जिस्टेड अबाउट 290 मिलियन ईयर्स आफ्टर बिग बैंग। बिग बैंग जो एक थ्योरी है कि यूनिवर्स कैसे बना था, कि एक बिग बैंग हुआ था और उसके बाद जो पूरा यूनिवर्स बना वो एक्सपैंड ही करता जा रहा है। तो दैट इज अ थ्योरी जो साइंटिस्ट ने निकाली थी, एक्सप्लेनिंग कि यूनिवर्स कैसे बना होगा। तो ऐसा माना जाता है कि ये गैलेक्सी बिग बैंग के होने के 290 मिलियन ईयर्स के बाद बन गई थी। दैट इनिशिएटेड, बिग बैंग के बारे में बात हो रही है, दैट इनिशिएटेड द यूनिवर्स रफली 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। रिसर्चर्स ने ऐसा बोला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, दिस गैलेक्सी, उसका नाम भी दिया है, उसको बोला है जेड्स, JADES GSZ140। ये मेजर करती है अबाउट 1700 लाइट ईयर्स अक्रॉस। मतलब लाइट ईयर्स क्या होता है, आप गैलेक्सीज को ना डिस्टेंस किलोमीटर में नहीं नाप सकते, क्योंकि किलोमीटर में ये इतना बड़ा फिगर होगा कि हम लिखते लिखते बिल्कुल बाहर निकल जाएंगे इस क्लास से और जीरोस खत्म नहीं होंगे। हम लाइट ईयर्स में नापते हैं। लाइट ईयर्स कैसे, कि इस गैलेक्सी के, मान लो यहाँ एक छोर से दूसरे छोर तक लाइट को पहुंचने में 1700 साल लगते हैं। तो इस तरीके से यूनिवर्स में डिस्टेंस नापा जाता है, किलोमीटर्स में नहीं नापा जाता, लाइट ईयर्स में नापा जाता है। अब मैम अर्थ और मून का तो आप किलोमीटर में नाप लेते हो, तो अर्थ और मून इतने पास हैं, अगर हम लाइट ईयर्स की तुलना में देखें तो एक तरीके से बोला जाता है अर्थ और मून चिपके ही हुए हैं, इतना पास है। बाकी की गैलेक्सी, यूनिवर्स का डिस्टेंस लाइट ईयर्स में नापा जाता है, ठीक है। इट हैज अ मास इक्विवेलेंट ऑफ 500 मिलियन स्टार्स द साइज ऑफ आवर सन, इतना मास है इसका। एंड अभी भी बोला जा रहा है 20 साल, अबाउट 20 स्टार्स एवरी ईयर की स्पीड से अभी भी ये गैलेक्सी स्टार्स फॉर्म कर रही है, मतलब एक्टिव गैलेक्सी है ये। अच्छा, ये जेम्स वेब टेलीस्कोप के ऑब्जर्वेशन से पहले साइंटिस्ट को पता ही नहीं था कि भैया गैलेक्सीज इतनी पुरानी भी एग्जिस्ट कर सकती है। सो दिस इज अ न्यू डिस्कवरी फॉर स्पेस साइंस एंड सर्टनली नॉट ल्यूमिनस, ऐसी चमकती हुई, जो बोल रहे हैं ना ब्राइट है, वो चमकती हुई इस तरीके की एग्जिस्ट कर सकती है, ये पता ही नहीं था। इट केम एज अ सरप्राइज फॉर देम। ऐसा एस्ट्रोफिजिसिस्ट केविन हेनलिन, जो कि उस ऑब्जर्वेटरी में काम करते हैं, ये सारा का सारा देखभाल करते हैं, उनका ऐसा कहना था। Until now, the earliest known galaxy जो पता थी हमको was 320 मिलियन ईयर्स आफ्टर बिग बैंग। अब ये कितनी है, 290 मिलियन ईयर्स, तो इससे भी ज़्यादा पुरानी हो गई वो। तो अभी तक अपनी अर्लीस्ट नोन गैलेक्सी जो थी उसका नाम रखा था जेड्स। पिछले साल ही इसके बारे में पता चला, वो बिग बैंग के 320 मिलियन ईयर्स बाद बनी थी। ये जो नई वाली जिसके बारे में पता चला है, ये बिग बैंग के 290 मिलियन ईयर्स के बाद बनी है। तो ये अब आज की डेट में दिस इज द अर्लीस्ट नोन गैलेक्सी। ओके, अच्छा, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, प्रेस्टन कर्व एक बहुत छोटा सा टर्म है, आप एक बार समझ लोगे आपको हमेशा याद रहेगा, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है ये, बट बहुत बार आपको कंसेप्ट समझने में ये काम आता है। क्या चीज, प्रेस्टन कर्व, व्हाट इज इट?
प्रेस्टन कर्व रेफर करता है टू अ सर्टेन एम्पेरिकल रिलेशनशिप दैट इज विटनेस्ड बिटवीन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड पर कैपिटा इनकम। ये बताता है कि एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम मतलब पर पर्सन किसी कंट्री, किसी नेशन के अंदर लोग एट एन एवरेज पर पर्सन कितना कमाते हैं, उससे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग समझ में आता है, उसके बीच में, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एक एवरेज इंसान किसी देश का कितना जी रहा है, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप बताता है प्रेस्टन कर्व। किन दो चीज के बीच का? लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड पर कैपिटा इनकम। सबसे पहले प्रेस्टन कर्व के बारे में बात की थी अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट सैमुअल एच प्रेस्टन, उनके नाम पे ही इसका नाम पड़ गया। फिर अपने 1975 में उन्होंने एक पेपर रिलीज किया था जिसमें बोला था उन्होंने, उस पेपर का नाम था द चेंजिंग रिलेशन बिटवीन मोर्टैलिटी एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इमेजिन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से इंसान का जीना और मरना डिपेंड कर रहा है, देयर इज अ प्रॉपर रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट करता है, प्रूव्ड है वो। प्रेस्टन फाउंड, उन्होंने क्या देखा, दैट पीपल लिविंग इन रिचर कंट्रीज जनरली हैड लॉन्गर लाइफ स्पैन्स। जो रिच कंट्रीज होती है, भरी पूरी, जिनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से चल रहा है, पर कैपिटा इनकम उनकी ज़्यादा है, उन कंट्रीज में लॉन्गर लाइफ स्पैन्स लोग विटनेस करते हैं व्हेन कंपेयर टू पीपल लिविंग इन पुअरर कंट्रीज। उसके पीछे का रीजन भी उन्होंने निकाल के दिया, दिस इज लाइकली बिकॉज पीपल इन वेल्दियर कंट्रीज हैव बेटर एक्सेस टू हेल्थ केयर। ऑब्वियस सी बात है कि जो वेल्दी रिच कंट्रीज है वहाँ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बेटर है, और साथ ही साथ लोगों के पास इतना पैसा भी है कि उनको कोई बीमारी होती है तो वो फटाक से उठ के जाके हॉस्पिटल में चेक कराते हैं, भर्ती हो जाते हैं, और बेटर हेल्थ केयर का एक्सेस है उनके पास। वहीं आप जैसे जैसे गरीब देशों में जाते जाते हैं, आप देखते हैं कैसी मेंटालिटी भी है लोगों की कि यार सिर्फ बुखार ही तो है, बुखार में थोड़ी ना जाके डॉक्टर को दिखाएंगे, बुखार में थोड़ी ना भर्ती हो जाएंगे। आप देखो इंडिया में भी पिछले 1-2 जनरेशन तक ये मेंटालिटी थी, सिंपल बुखार है, पता चला निमोनिया से इतना बिगड़ गया कि इंसान ही नहीं बचा, निमोनिया जैसी बेसिक चीज। अब धीरे धीरे करके लोगों का इंडिया में भी रवैया बदल रहा है, बिकॉज प्रोबेबली मे बी वी आर मूविंग टूवर्ड्स बीइंग अ मोर डेवलप्ड कंट्री। तो अब लोगों का क्या हो रहा है कि जरा सी खांसी 1 हफ्ते से ज्यादा चल जाती है तो लोग फटाक से जाके डॉक्टर को दिखा लेते हैं कि कोई लंबी बीमारी तो नहीं है। तो दिस इज ऑल रिलेटेड टू प्रेस्टन कर्व ओनली, ठीक है। व्हेन अ पुअर कंट्री बिगिंस टू ग्रो, इट्स पर कैपिटा इनकम राइजेस। जो अभी मैं इंडिया की बात कर रही थी, इंडिया वॉज नॉट अ पुअर कंट्री बट स्टिल डेवलपिंग एज में थे अपन, एंड कॉजेस अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी। इनिशियली बहुत ऑब्वियस सी बात है ये कि भाई देखो, जिस कंट्री में लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, एवरेज इनकम उनकी ज़्यादा होगी, वो ऑफकोर्स हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बेटर अफोर्ड कर पाएंगे। बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अफोर्ड कर पाने पे छोटी छोटी बीमारियां जिनके वजह से पीपल डाई, बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा होता है कि टाइफाइड से लोग मर गए। टाइफाइड मे को 2 बार हो चुका है। इमेजिन, अगर सही हेल्थ केयर फैसिलिटी, सही डॉक्टर का एक्सेस नहीं होता तो यू नेवर नो, पुअर कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज में पीपल डाई ऑफ टाइफाइड फीवर, इमेजिन। तो जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बेहतर होती जाती है, वैसे वैसे देखा जाता है कि लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बेटर होती जाती है, एंड दैट इज व्हाट द प्रेस्टन कर्व टॉक्स अबाउट। ओके पीपल, अच्छा, ये एक छोटी सी खबर है बट बहुत बेहतरीन खबर है। मेक्सिको की पहली वुमन प्रेसिडेंट बनी है, उनका नाम है क्लॉडिया शीनबॉम। पार्डन मी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन अगर गड़बड़ हो तो, बट उनका नाम है क्लॉडिया शीनबॉम। शी विल बिकम द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट इन मेक्सिको की 200 साल की हिस्ट्री में। सो दिस इज अ ह्यूज 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 फीट फॉर मेक्सिको। मिस सीबॉम द फेवर्ड सक्सेसर ऑफ आउटगोइंग प्रेसिडेंट, जो जा रहे हैं, ऑफिस छोड़ रहे हैं, उनका नाम है आंद्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर। उन्होंने वाव किया है कि शी इज गोइंग टू कंटिन्यू, जो लेफ्टिस्ट लीडर छोड़ के जा रहे हैं ऑफिस, रिजाइन, मतलब वो उनका टर्म खत्म हो रहा है, उनकी जो आइडियोलॉजी थी उन्हीं को आगे बढ़ाने वाली है। सो शी इज ऑल्सो अ लेफ्टिस्ट, ठीक है। टर्म कितने टाइम का होता है? 6 ईयर का टर्म होता है। चलिए, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, 5th के उस पे आ जाते हैं हम, 5 जून 2024 पे
यहाँ पे बात हो रही है, अब देखो जैसे कि मैंने बोला था मोस्टली 4 जून को, क्योंकि पोलिंग जो हुई थी उसके रिजल्ट्स ही निकल के आए, पूरा 4 जून पूरी की पूरे न्यूज़पेपर उसी चीज़ से भरा हुआ है, तो पेज नंबर 20 तक तो सिर्फ वही है। बेसिक सी अगर बात समझे तो भाई देखो, लोकसभा में कितनी सीट्स चाहिए होती हैं किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए? 272 सीट्स। इन 272 मिनिमम सीट्स में से बीजेपी अकेले या कोई भी सिंगल पार्टी इतनी सीट्स नहीं ला पाई, मेजॉरिटी सीट्स नहीं पा पाई कि वो अकेले गवर्नमेंट बना सके, तो सारी पार्टीज को डिपेंड करना पड़ा अपने पार्टनर्स या अलायंसेस के ऊपर, ठीक है। सेम बीजेपी ने अकेले 240 सीट्स जीती हैं और इंडिया ने टोटल, इंडिया कोलिशन जो पूरा है उन्होंने टोटल 232 सीट्स जीती थी, ठीक है। दोनों की ही मेजॉरिटी नहीं बन पाई, 272 दोनों ने टच नहीं किया, तो बीजेपी को काफी हद तक डिपेंड करना पड़ा अपने अलायंस पार्टनर्स के ऊपर, और यहाँ पे बहुत बड़ा रोल आया जेडीयू के नीतीश कुमार और टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू का, जिनके पास कुल मिलाकर 28 सीट्स थी। तो इसमें अगर बीजेपी के साथ उनके बाकी के इंडिपेंडेंट पार्टनर्स और ये 28 सीट्स मतलब जेडीयू टीडीपी मिलके तब जाके एनडीए अपना गवर्नमेंट सेंटर पे बना पाती, विच इज प्रोबेबली व्हाट्स गोइंग टू हैपन। डिसाइड हो चुका है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू भी इन्हीं का साथ देंगे, बट कुछ टाइम तक ये जो डाइसी सिचुएशन थी, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये पता चल चुका है कि जितना हाई पावर शायद रूलिंग पार्टी या बीजेपी एक्सपेक्ट कर रही थी, उतना हाई पावर दे डोंट होल्ड एनी मोर, क्योंकि 240 सीट्स जो कि उनका एम था अब की बार 400 पार का, वो अचीव नहीं हो पाया क्लियरली, और मे बी इन अ लॉट ऑफ स्टेट्स दे ओवर एस्टिमेटेड देमसेल्व्स, उनको ऐसा लगा कि लोग खुश हैं जबकि लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। तो इससे ये समझ में आता है कि भाई अब डेमोक्रेसी वापस से अपने आप को धीरे धीरे करके रिस्टोर करती है। मतलब anyone who was worried about India's democracy, I don't think needs to be worried anymore, क्योंकि इंडिया की डेमोक्रेसी मैंने देखा है फ्रॉम प्रीवियस इतने सालों के ट्रेंड की अपने आप को रिस्टोर किसी ना किसी तरीके से कर ही लेती है। जैसे ही किसी एक के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर जाता दिखता है, वैसे ही आप देखोगे कि सत्ता पलट एकदम बाजी ऐसे इस तरीके से पलटती है कि वो खुद सक पका के टेंशन में आ जाता है कि भैया ये हो कैसे रहा है। सो दैट वॉज द एंटायर पॉइंट, ठीक है। अल्टीमेटली 8 तारीख को विच इज़ टुमारो शपथ ग्रहण करने वाले हैं फॉर द 3rd टाइम, हमारे प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं नरेंद्र मोदी। ऐसे करने वाले वो हिस्ट्री में दूसरे इंसान होंगे आफ्टर जवाहरलाल नेहरू टू बिकम प्राइम मिनिस्टर फॉर द 3rd कॉन्जिक्यूटिव टाइम, ठीक है। तो आपसे इन केस ये पूछा जाए तो यू कैन आंसर इट, ही इज गोइंग टू बी द 2nd पर्सन, फर्स्ट पर्सन वॉज जवाहरलाल नेहरू। अब आ जाते हैं अच्छा, दैट वॉज द एंटायर पॉइंट कि जेडीयू जो कि बिहार की है एंड टीडीपी जो कि आंध्र प्रदेश की है, और इन दोनों के लीडर्स नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इनको किंग मेकर्स बोला जा रहा था। क्यों? क्योंकि इनके हाथ में काफी हद तक इतना पावर था, 28 सीट्स इज अ लॉट इन लोकसभा, इनके पास ऐसा पावर था कि ये इंडिया अलायंस या एनडीए जिसमें भी मिक्स हो जाते हैं ना, सत्ता पलट कर सकते थे। तो लोग काफी ज्यादा सांसें थाम के बैठे थे, और इनकी हिस्ट्री भी ऐसी है, इनका पास्ट में जाके देखेंगे वो भी काफी ज्यादा पैची रहा है। नीतीश कुमार को तो बोला ही जाता है पलटू राम, क्योंकि पिछले 10 सालों में उन्होंने 5 बार पार्टियां बदली हैं, और चंद्रबाबू नायडू अगेन पिछले ही लोकसभा इलेक्शंस 2019 में ही उन्होंने एनडीए अलायंस का साथ छोड़ दिया था और अभी फिर वापस साथ में आए। तो दोनों के ही पास्ट आप देखेंगे तो ऐसा मतलब डाउट में आना एक थोड़ा लाजमी बात भी है कि भाई सामने वाले को डाउट हो कि इस बार पता नहीं कहाँ जाएंगे। हालांकि उन्होंने शुरू से ही स्वेयर किया था अपना अलीजियंस टू एनडीए, उन्होंने यही बोला था हम बीजेपी का ही साथ देंगे, लेकिन स्टिल एक सेकंड को जो दिमाग में डाउट आता है वो सबका आना लेजिटिमेट था, बट अल्टीमेटली एनडीए की ही गवर्नमेंट बनने वाली है। ओके अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाइए। हाँ, ये दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडियन है ये। लक्ष्य सेन इन 2nd राउंड ऑफ इंडोनेशियन ओपन, अब इस चीज को हमको ट्रैक करना पड़ेगा। लक्ष्य सेन जो इंडिया के खिलाड़ी हैं, ऑफकोर्स इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एंटर्ड मेंस सिंगल 2nd राउंड ऑफ इंडोनेशिया ओपन
सुपर 1000 बैडमिंटन विद अ स्ट्रेट गेम विन ओवर जापान के कांता स्यूनायामा, ठीक है, इनसे जीतकर सेकेंड राउंड में एंटर कर चुके हैं। तो नाउ वील नीड टू कीप अ ट्रैक, इन केस ये जीत जाते हैं तो ये काफी 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 बड़ी न्यूज बन जाएगी, ठीक है। चलिए, कमिंग ऑन टू द 6th का न्यूज़पेपर, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट बातें हुई है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। अगेन मोस्टली आप देखेंगे न्यूज़ वाज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स ओनली, इलेक्शंस ओनली, उसी चीज़ के ऊपर वही ये सब चलता आ रहा था कि नायडू क्या करेंगे, नीतीश कुमार क्या करेंगे, जाके मीटिंग हुई थी, दिल्ली गए थे साथ में, ये सारी की सारी बातें चल रही थी। तो मोस्टली न्यूज़पेपर में वही है। एक छोटी सी फाइनल डिसीजन यहाँ पे दिया गया है, हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट ने ऐसा बोला है, ऑन वेंसडे उन्होंने बोला था कि उन्होंने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के ऊपर रोक लगाई है, रिस्ट्रेंट लगाया है फ्रॉम टेकिंग अ फाइनल डिसीजन ऑन द ongoing process of collecting objections and comments from cross section of people on classifying certain breeds। ये क्या कर रहे थे, ये डेटा कलेक्ट कर रहे थे और कमेंट्स कलेक्ट कर रहे थे फ्रॉम सम सेक्शन ऑफ पीपल, ये देखने के लिए कि कुछ डॉग्स के ब्रीड को फेरोशियस और डेंजरस कंसिडर किया जा सकता है क्या, ब्रांड उनके, मतलब कुछ डॉग ब्रीड्स को ये बोल दिया जाए कि ये ह्यूमन बींग्स के लिए या ह्यूमन लाइफ के लिए दे आर टू फेरोशियस एंड टू डेंजरस। इसके ऊपर डेटा कलेक्ट कर रहे थे, इस पर मद्रास हाईकोर्ट ने फिलहाल के लिए रोक लगाई है। और सब्सिक्वेंटली उसके बाद वो क्या करने वाले थे, ये जो भी ब्रीड्स होते डेटा के थ्रू जिनका पता चलता कि दीज आर डेंजरस, उनका इंपोर्ट और उनकी ब्रीडिंग को बैन कर दिया जाता, ठीक है। यहाँ पे जस्टिस अनीता सुमंत ने ऑर्डर किया था मिनिस्ट्री को कि यू कैन कंटिन्यू टू कलेक्ट द ऑब्जेक्शंस एंड कमेंट्स बट शुड नॉट टेक एनी फाइनल डिसीजन ऑन द इशू टिल जून 14, ठीक है। यहाँ पे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ARL सुदर्शन, उनसे ऐसा एक्सपेक्ट किया गया था कि भाई वो इंस्ट्रक्शंस लेंगे बाय देन ऑन इशूइंग क्लैरिफिकेशन बाय द, बेसिकली यही हो रहा था कि ये जो भी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो कर लो, लेकिन आप कोई भी फर्दर एक्शन नहीं लोगे, मतलब आप उनकी ब्रीडिंग और इंपोर्ट के ऊपर बैन लगाने वाली जो बात हो रही थी, यू कैन नॉट डू दैट अभी तक, फिलहाल के लिए, ठीक है। अच्छा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है इजराइल के ऊपर। इजराइल से काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट मालदीव्स जाते थे, मालदीव्स ने गाजा को अपना सपोर्ट दिखाते हुए इजराइल के से आने वाले टूरिस्ट के वीज़ाज के ऊपर बैन लगा दिया है। मतलब अब मालदीव्स जो आइलैंड है, आर्किपेलेजिक आइलैंड बोला जाता है, उसको अब इजरायली सिटीजन्स विजिट नहीं कर पाएंगे, टूरिस्ट विजिट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे इजराइल के एम्बेसी ने ट्विटर पे, जिसको आप एक्स बोलते हैं, उसके ऊपर एक स्टेटमेंट इशू किया है, सिंस मालदीव्स इज नो लॉन्गर वेलकमिंग इजराइलीज, हियर आर सम ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग इंडियन बीचेस वेयर इजरायली टूरिस्ट्स आर वार्मली वेलकम्ड एंड ट्रीटेड विद अटमोस्ट हॉस्पिटैलिटी। और वहाँ पे केरला के कुछ बीचेस की फोटो जारी करते हुए ये बोला गया है कि क्योंकि मालदीव्स हमारे लिए अब उतना वेलकमिंग नहीं है, तो ये लीजिए ऑल्टरनेटिव, इंडिया के केरला के बहुत ही सुंदर कुछ इंडियन ओशन के बीचेस हैं, यू कैन विजिट हियर। इट्स नॉट लाइक दूसरी कंट्री हमको वेलकम नहीं करेगी तो हम टूरिज्म ही अपना रोक देंगे, हम घूमना फिरना रोक देंगे, ठीक है। केरला में एक टाइम पे काफी बड़ी जूइश पॉपुलेशन हुआ करती थी। जूइश पॉपुलेशन की क्यों बात हो रही है, क्योंकि इजराइल की मोस्टली जो हायर साइड पे पॉपुलेशन है जूइश and has been receiving significant number of tourists from Israel every year, ठीक है। तो मालदीव्स में काफी बड़े हद तक टूरिज्म इजराइल पहुंचाता था, काफी सारे टूरिस्ट, एंड वी डोंट नो कि मालदीव्स का इकोनॉमिक कंडीशन इतनी अच्छी है भी कि वो इस तरीके की सॉलिडारिटी गाजा के साथ दिखा भी सकते हैं या नहीं। प्रोबेबली देयर इज अ हाई चांस कि मालदीव्स ने ऐसा शायद किसी और सुपर पावर कंट्री का जिनकी उनको बात माननी पड़ती है, उनकी बात मान के किया हो, ऐसे स्पेक्यूलेशन हो सकता है, दैट्स व्हाट आई थिंक। क्योंकि मालदीव्स की इकोनॉमिक कंडीशन इस हद तक पहुंच चुकी है कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, चाहे टूरिस्ट कहीं से भी आए, उनको वापस लौटाना। तो पूरी की पूरी एक कंट्री जहां से अच्छे खासे अमाउंट में हजारों में टूरिस्ट आते थे, उनको बैन कर देना, उनका वीजा कैंसिल कर देना इज नॉट समथिंग मालदीव्स कुड हैव डन बाय इटसेल्फ या शुड हैव डन बाय इटसेल्फ, बट सबके अपने अपने डिसीजंस होते हैं और सबके अपने अपनी मत होती है। नेक्स्ट एंड प्रोबेबली द लास्ट इंपॉर्टेंट न्यूज,
अच्छा, केप जेमिनाई एक इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक स्टडी की है, उनके अकॉर्डिंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि इस इंस्टीट्यूट की स्टडी के मुताबिक उनने ऐसा कहा है कि द वेल्दी, जो अमीर लोग हैं, दे हैव नेवर बिन दिस वेल्दी जितने वो आज की डेट में हैं. द वर्ल्ड हैज़ नेवर हैड सो मैनी रिच पीपल एंड देयर इन्वेस्टमेंट इन soaring stock markets have made wealthier than ever recorded according to a study जो केप जेमिनाई ने की है. The number of high net worth individuals HNIW जिनको बोला जाता है HNIWI defined as people with liquid assets of at least $1 million rose by 5.1 last year to 5.1 थे ये, जो इस साल 22.8 मिलियन हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू द कंसल्टिंग फर्म केप जेमिनाई. तो ये काफ़ी ज़्यादा लिक्विड एसेट्स के तौर पे इनको नापा जाता है. तो इनका ये कहना है सिंपली कि दुनिया में वेल्दी लोग, इतने अमीर कभी नहीं रहे जितने इस साल देखने को मिल रहे हैं. ओके अच्छा, नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्लू टाइगर्स लुक टू गेट बेटर ऑफ कुवैत एंड ब्राइटन देयर चांसेस ऑफ मेकिंग द थर्ड राउंड. यहाँ पे क्या बात हो रही है? जून 6 को कुड वेल बी वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फुटबॉल. If senior men's national team is able to secure a win against visiting national team of Kuwait, सक्सेसफुल रिजल्ट एट द सॉल्ट लेक स्टेडियम हियर ऑन थर्सडे वुड मीन, इससे क्या होगा अगर हम कुवैत से जीत जाते हैं? इट वुड ग्रेटली इंप्रूव इंडिया के चांसेस ऑफ मेकिंग इट टू द थर्ड राउंड ऑफ 2026 फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन प्रोसेस, जो आज तक इंडियन फुटबॉल टीम नहीं कर पाई है. कैप्टन ऑफ कोर्स सुनील छेत्री, जो जल्द ही इंटरनेशनल फुटबॉल से रिटायरमेंट लेने की भी बात कर रहे थे. प्रॉबेबली अगले हफ्ते के न्यूज़पेपर में हम इसी चीज़ को शायद डिस्कस कर रहे होंगे कि फाइनली ही हैज़ डिसाइडेड एंड ही हैज़ रिवील्ड कि वो ये रिटायरमेंट ले चुके हैं. सो गाइज, हियर इज ऑल द इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ पिछले 3 दिन में क्या क्या हुआ है. हमने ज़्यादा पॉलिटिकल न्यूज़ डिस्कस नहीं की. अगर आपको पॉलिटिकल न्यूज़, स्पेसिफिकली पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, यू कैन हेड ऑन टू आवर यूट्यूब चैनल येस अकेडमी फॉर लॉ, जहाँ पे ये वीडियो भी है. एंड यू कैन ऑल्सो हेड ऑन टू आवर इंस्टाग्राम चैनल विच इज़ येस डेली. येस डेली पे हम मोस्टली छोटे छोटे क्लिप्स वीडियोस डालते हैं, इन्फॉर्मिंग यू कि रोज में क्या क्या अपडेटेड चीज़ें हो रही हैं. अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, वी हैव अ वेरी न्यू वीडियो अपकमिंग टुमारो. कल जैसे ही शपथ ग्रहण होगा, आपको इस वीडियो में पूरा 2024 का इलेक्शन प्रोसेस में जो भी इंपॉर्टेंट मेजर इवेंट्स हुए हैं उन सब के बारे में पता चल जाएगा. सो प्लीज 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 स्टे ट्यून्ड. आई विल सी यू गाइस अगेन वेरी 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 सून ऑन द अपकमिंग ट्यूसडे. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए. आई विल सी यू गाइस अगेन ऑन ट्यूसडे. थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज सेशन. दिस इज विशिष्टा साइनिंग ऑफ.